हेलो सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं ऑनलाइन एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सूरजमल राठौड़ आपके बीच लाइव क्लास में, और सुबह 8:15 की लाइव क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस दौरान हम पढ़ रहे हैं पीयूष प्रभा हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 का जो अध्याय नंबर 2 सत्य के प्रयोग, कुछ आत्मकथा के अंश थे, उसका अध्ययन हम यहाँ पर कर रहे हैं। और फर्स्ट अध्याय में हमने पढ़ा था सत्य के प्रयोग, जो कुछ आत्मकथा के जो अंश थे, उसमें जो हमने पहला टॉपिक पढ़ा था सभ्य पोशाक में। यानी महात्मा गांधी जब विदेश में हो रहे थे, अपने बैरिस्टर की पढ़ाई करने जा रहे होते हैं, तो उस समय वो अपने अंदर जो गुण विकसित करते हैं, उसमें से सबसे पहला चीज़ आता है, वो आती है सभ्य पोशाक। और उस सभ्य पोशाक के साथ साथ वो बहुत सारी और चीज़ें सभ्य बनने के लिए सीख रहे थे, जिस प्रकार से नृत्य करना, भाषण करना, वायलिन बजाना, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ना। इस तरीके से वो अपने अंदर गुण है वो विकसित कर रहे थे, निर्मित कर रहे थे। लेकिन उन अंत में जाकर उन महात्मा गांधी के समझ में क्या आता है कि मैं एक विद्यार्थी बनने के लिए आया हूँ, इस तरीके से जो टीम टाम करने की जो व्यवस्था है उससे मुझे दूर रहना चाहिए। इसलिए वो नृत्य करना, भाषण सीखना और जो वायलिन बजाना आदि चीज़ें हैं वो क्या कर देता है, बंद कर देता है। तो इसी दौरान हमने पहले अंक में ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। जो मेरे साथी इस लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं उनका मैं पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे साथ आप जुड़े रहिए इस सत्य के प्रयोग, कुछ आत्मकथा के अंश में। तो हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो दूसरा टॉपिक आता है, जो दूसरा बिंदु आता है, वो आती है बलवान से भिड़ंत। इस आत्मकथा में एक बलवान नाम का एक जो पात्र होता है, उनसे महात्मा गांधी की किस तरीके से भिड़ंत होती है, उस चीज़ को हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करता हूं मैं। अब एशियाई अधिकारियों की ओर लौटें। एशियाई अधिकारियों का बड़े से बड़ा थाना जोहान्सबर्ग में था। मैं ये देख रहा था कि उस थाने में हिंदुस्तानी, चीनी आदि का रक्षण नहीं बल्कि उनका भक्षण होता था। ठीक है, उनकी रक्षा नहीं की जाती थी बल्कि उनको नोचा जाता था, तो उनका भक्षण हो रहा था। मेरे पास रोज़ शिकायतें आती, हकदार दाखिल नहीं हो सकते और बिना हक बोले 100 पाउंड देकर चले आ रहे हैं। इसका इलाज आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो इस तरीके से वो क्वेश्चन करता है कि जो लोगों का उस अधिकारियों के द्वारा जो भक्षण किया जा रहा है, उनके की रक्षा कौन करेगा। हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। मेरी भी यही भावना थी। यदि यह सड़ांध दूर न हो तो मेरा ट्रांसवाल में वसना व्यर्थ माना जाए। इस तरीके से वो बात है, जो अधिकारी उनका भक्षण कर रहे थे, वो बात उनके लग गई और वो उसके ऊपर क्या करने लगे, कार्य करने लगे। और वो उनसे जो साक्ष्य होते हैं, प्रमाण होते हैं, वो जुटाने में उन अधिकारियों के खिलाफ वो लग जाते हैं। मैं प्रमाण जुटाने लगा। जब मेरे पास प्रमाणों का अच्छा सा संग्रह हो गया तो मैं पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचा। मुझे लगा कि उसमें दया और न्याय की वृत्ति है। जो पुलिस कमिश्नर है उनमें दया और न्याय की जो प्रवृत्ति है, इस कारण से वो महात्मा गांधी है, वो एक प्रमाणों का जो संग्रह बनाया था वो उनके पास में ले जाता है। मेरी बात को बिल्कुल अनसुनी करने के बदले उसने मुझे धीरज से सुना और प्रमाण उपस्थित करने के लिए कहा। गवाहों के बयान उसने स्वयं ही लिए। उसे विश्वास हो गया, पर जिस तरह मैं जानता था उसी तरह वह भी जानता था कि दक्षिणी अफ्रीका में गोरे पंचों द्वारा गोरे अपराधियों को दंड देना कठिन है। कि यहाँ पर जो गोरे अधिकारी हैं वो अपने गोरे अपराधियों को दंड नहीं दे सकते। इस तरीके से ये बातें पुलिस कमिश्नर को पता थी, लेकिन महात्मा गांधी है उनके ही विरुद्ध है, बहुत सारे साक्ष्य हैं वो जुटाते हैं और उनको वो सौंपते हैं। आगे देखिए क्या करता है। उसने कहा, फिर भी हम प्रयत्न तो करें, ऐसे अपराधी जूरी द्वारा छोड़ दिए जाएंगे। इस डर से उन्हें न पकड़वाना भी उचित नहीं है। कि हमें इस बात का डर है कि उनको हम पकड़वाएंगे और वापस उनको छोड़ दिया जाएगा, इस डर से हम उन अपराधियों को पकड़वा भी नहीं पाएंगे। लेकिन हमें एक प्रयत्न जरूर करना चाहिए उनके खिलाफ, इसलिए मैं तो उन्हें पकड़वाऊँगा। आपको मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि अपनी मेहनत में मैं कोई कसर नहीं रखूँगा।
मुझे तो विश्वास था ही, दूसरे अधिकारियों पर भी संदेह तो था, पर उनके विरुद्ध मेरे पास कमज़ोर प्रमाण था। दो के बारे में कोई संदेह नहीं था, अतः दो के नाम वारंट निकले। दो अधिकारियों के नाम वारंट है वो निकाले गए हैं। उसके बाद में देखिए क्या होता है, इन दो में से एक अधिकारी भागा। पुलिस कमिश्नर ने बाहर का वारंट निकालकर उसे वापस पकड़वाया। मुकदमा चला, प्रमाण भी मजबूत थे और एक के तो भागने के प्रमाण जूरी के पास पहुंच चुका था, फिर भी दोनों छूट गए। तो इस तरीके से दोनों क्या है, छूट जाते हैं। मुझे बड़ी निराशा हुई, पुलिस कमिश्नर को भी दुख हुआ। वकालत से मुझे अरुचि हो गई, बुद्धि का उपयोग अपराध को छिपाने में होता देख मुझे बुद्धि ही अप्रिय लगने लगी। इस तरीके से गांधी जी को जो अपनी बुद्धि है वो भी कैसे लगने लग जाती है, अप्रिय लगने जाती है, क्योंकि उन अधिकारियों को पकड़वाने के बावजूद भी वहाँ से वो क्या है, निकल कर भाग चुके होते हैं। दोनों अधिकारियों का अपराध इतना प्रसिद्ध हो गया था कि उनके छूट जाने पर भी सरकार उन्हें नहीं रख सकी। दोनों बर्खास्त हो गए और ऐसे विभाग कुछ साफ हुआ। यानी इस तरीके से इन अधिकारियों को पकड़वा दिया गया तो वहाँ का जो डिपार्टमेंट था, वो विभाग थे, वो एक तरीके से क्या हो गए, करप्ट लिस्ट हो गए, वो एक तरीके से साफ हो चुके थे। अब हिंदुस्तानियों को धीरज बंधा और उनकी हिम्मत भी बढ़ गई। इससे मेरी और प्रतिष्ठा बढ़ गई, मेरे धंधे में भी वृद्धि हुई, क्योंकि वो वकील का काम, वहाँ पर बैरिस्टर का काम कर रहे थे। हिंदुस्तानी समाज के जो सैकड़ों पाउंड हर महीने रिश्वत में जाते थे, उनमें बहुत कुछ बचत हुई। यह तो नहीं कहा जा सकता कि पूरी रकम बची, बेईमान तो अब भी रिश्वत खाते थे, पर यह कहा जा सकता है कि प्रामाणिक थे, वे अपनी प्रामाणिकता की रक्षा कर सकते थे। जो प्रामाणिक सबूत, जो प्रमाण लेकर आते थे, वो क्या करते थे, अपनी प्रामाणिकता की रक्षा कर सकते थे। मैं कह सकता हूँ कि इन अधिकारियों के इतने अधम पर भी उनके विरुद्ध व्यक्तित्व रूप से मेरे मन में कुछ भी नहीं था। मेरे स्वभाव को वे जानते थे और उनकी कंगाल हालत में मुझे मदद करने का जो मौका मिला तो मैंने उनकी मदद भी की थी। यदि मेरा विरोध न हो तो उन्हें जोहान्सबर्ग की म्यूनिसिपैलिटी में नौकरी मिल सकती थी। उनका एक मित्र मुझे मिला और मैंने उन्हें नौकरी दिलाने में मदद करना मंजूर कर लिया, उन्हें नौकरी भी मिल गई थी। इस तरीके से यहाँ पर गांधी जी क्या कहते हैं कि उन लोगों के खिलाफ जो मेरी दुश्मनी थी वो व्यक्तिगत नहीं थी, बल्कि वो एक पूरे समाज के लिए वो लड़ रहे थे, केवल पर्सनल उनकी दुश्मनी नहीं थी। और उनके कुछ मित्रों को वो क्या वहाँ से नौकरी भी दिलवाते हैं। ये बात यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। मेरे इस कार्य का यह प्रभाव पड़ा कि मैं जिन गोरों के संपर्क में आया वे मेरी तरफ से निर्भय रहने लगे, और यद्यपि उनके विभागों के विरुद्ध मुझे लड़ना पड़ता था, तीखे शब्द कहने पड़ते थे, फिर भी वे मेरे साथ मधुर संबंध रखते थे। इस प्रकार का बर्ताव मेरा एक स्वभाव ही था, इसे मैं उस समय ठीक से जानता न था। यह तो मैं बाद में समझने लगा कि ऐसे बर्ताव में सत्याग्रह की जड़ मजबूत है और यह अहिंसा का एक विशेष अंग है। इस तरीके से वो हमेशा ही अहिंसा के वो पक्षपात जो पक्षधर हैं वो रहे हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। मनुष्य और उसका काम ये दोनों भिन्न वस्तुएं हैं। यदि काम के प्रति आदर और बुरे के प्रति तिरस्कार होना ही चाहिए, भले बुरे काम करने वालों के प्रति सदा आदर और दया रखनी चाहिए। यह चीज़ समझने में सरल है, पर इसके अनुसार आचरण कम से कम होता है। इसी कारण संसार में विष फैलता रहता है। सत्य के शोध के मूल में ऐसी अहिंसा है। मैं प्रतिक्षण अनुभव करता हूँ कि जब तक यह अहिंसा हाथ में नहीं आती तब तक सत्य मिल ही नहीं सकता। व्यवस्था या पद्धति के विरुद्ध झगड़ना शोभा देता है, पर व्यवस्थापक के विरुद्ध झगड़ा करना तो अपने विरुद्ध झगड़ने के समान है, क्योंकि हम सब एक ही कुंजी से रचे गए हैं और एक ही ब्रह्मा की संतान है। व्यवस्थापक में अनंत शक्तियाँ निहित है। व्यवस्थापक का अनादर या तिरस्कार करने से उन शक्तियों का अनादर होता है और वैसा ही होने पर व्यवस्थापक और संसार को हानि पहुंचती है। इस तरीके से ये प्रसंग था एक बलवान से पीड़ित। बलवान यहाँ पर एक जो पात्र का नाम यहाँ पर दिया जा रहा है वो उन अधिकारियों के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो बलवान से जो पीड़ित हुई है, ये जो शब्द है वो किन के लिए प्रयोग में लिया गया है? उन दो अधिकारियों के खिलाफ लिया गया है, जो उन अधिकारियों के विरुद्ध महात्मा गांधी ने अपने जो साक्ष्य हैं वो जुटाए और उनके विरुद्ध
ठीक है। जो जूरिस्ट में न्यायालय में उन्होंने जो मुकदमा ठोका उसमें वो विजय होते हैं और उनको गिरफ्तार किया जाता है, वो बारी बारी से भाग जाते हैं, लेकिन सरकार उनको क्या कर देती है, बर्खास्त कर देती है। ये था हमारा बलवान से भिड़ंत। नेक्स्ट में देखिए क्या है, तीसरी है जो आत्मिक शिक्षा है, यानी आत्मा की शिक्षा को किस तरीके से खुद में अपने आप में शिक्षित हमें होना पड़ेगा, इस बात पर वो किस तरीके से जोर देते हैं। तो तीसरा अध्याय हमारा अंक है आत्मिक शिक्षा। विद्यार्थियों के शरीर और मन को शिक्षित करने की अपेक्षा आत्मा को शिक्षित करने में मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ा। यानी उन बच्चों को शिक्षा देने के लिए, ठीक है, उनको देने के लिए आत्मा कि शिक्षित करना, ठीक है, मुझे खुद को अपने आप को शिक्षित पहले करना पड़ा। आत्मा के विकास करने के लिए मैंने धर्म ग्रंथों पर अपना आधार रखा था। मैं मानता था कि विद्यार्थियों को अपने अपने धर्म के मूल तत्व जानने चाहिए। विद्यार्थियों को अपने अपने धर्म तत्व के बारे में, मूल तत्वों के बारे में जानना चाहिए। अपने अपने धर्म ग्रंथों को साधारण ज्ञान उन्हें होना चाहिए। इस तरीके से वो सबसे पहले अपना जो धर्म का आधार है वो उनको मजबूत करते हैं। उसके बाद में इन विद्यार्थियों को कहा गया अपना अपना जो धर्म है, उनके जो मूल तत्व होते हैं उनको हमें जान लेना चाहिए, उनका हमें क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। इसलिए मैंने यथाशक्ति इस बात की व्यवस्था की थी कि उन्हें यह ज्ञान मिल सके, किंतु उसे मैं बुद्धि की शिक्षा का अंग मानता हूँ। जो धर्म का ज्ञान है वो गांधी जी के अनुसार, इस अध्याय के अनुसार, वो बुद्धि की शिक्षा का अंग मानते हैं। आत्मा की शिक्षा एक बिल्कुल भिन्न विभाग है। इसे मैंने टोल्स्टॉय आश्रम में बालकों को सिखाने लगा, इससे पहले ही जान चुका था। आत्मा का विकास करने का अर्थ है चरित्र का निर्माण करना, ईश्वर का ज्ञान पाना, आत्मज्ञान प्राप्त करना। यानी जो आत्मा का जो विकास है वो किस तरीके से मानते हैं, जो धर्म ग्रंथ वो पढ़कर अपने मूल तत्वों में अपने ज्ञान से वो वृद्धि करते हैं। उनमें से सबसे पहले अगर हम उन चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमारे जो चरित्र है, ठीक है, उनका निर्माण होता है। फिर हमारा जो ईश्वर है उस ईश्वर का हमें ज्ञान होता है। फिर आत्मज्ञान, खुद के ज्ञान की हमें क्या हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है। उस ज्ञान को प्राप्त करने में बालकों को बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत होती है और इसके बिना दूसरा ज्ञान व्यर्थ है, हानिकारक भी होता है, ऐसा मेरा विश्वास है। हानिकारक भी हो सकता है, ऐसा गांधी जी कहते हैं कि ये मेरा विश्वास है, अगर उनको ज्ञान इस बात का नहीं है तो। मैंने सुना है कि लोगों में यह भ्रम फैला हुआ है कि आत्मज्ञान चौथे आश्रम में प्राप्त होता है, ठीक है, लेकिन जो लोग इस अमूल्य वस्तु को चौथे आश्रम तक मुलतवी रखते हैं वे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, बल्कि बुढ़ापा और दयाजनक बचपन पाकर पृथ्वी पर भार स्वरूप बनकर जीते हैं, ठीक है। आत्मज्ञान है वो ये समझते हैं कि जो चौथा आश्रम होता है, लास्ट जो आश्रम होता है वृद्धाश्रम, उसमें वो मानते हैं। लेकिन ये उन लोगों का क्या होता है, भ्रम होता है। हमें बचपन से ये चीज़ें जो आत्मज्ञान है उनकी शिक्षा ग्रहण कर लेनी चाहिए। आगे देखिए, इस प्रकार का सार्वत्रिक अनुभव पाया जाता है। संभव है सन 1911-12 में इन विचारों को इस भाषा में न रखता, पर मुझे यह अच्छी तरह याद है कि उस समय मेरे विचार इसी तरह के थे। आत्मिक शिक्षा किस प्रकार दी जाए? मैं बालकों से भजन गवाता, उन्हें नीति की पुस्तकें पढ़कर सुनाता, किंतु इससे मुझे संतोष न होता था। उसके बाद में जैसे जैसे मैं उनके संपर्क में आता गया, मैंने यह अनुभव किया कि यह ज्ञान पुस्तकों द्वारा तो दिया ही नहीं जा सकता। शरीर की शिक्षा जिस प्रकार शारीरिक कसरत द्वारा दी जाती है और बुद्धि की बौद्धिक कसरत द्वारा, उस प्रकार आत्मा की शिक्षा आत्मिक कसरत द्वारा दी जा सकती है। इस तरीके से गांधी जी ने ये कहा कि शरीर की शिक्षा देनी है तो शारीरिक कसरत करनी पड़ेगी, अगर बुद्धि की शिक्षा देनी है तो बौद्धिक कसरत करनी पड़ेगी। उसके बाद में आगे वो क्या कहते हैं कि अगर आत्मा की शिक्षा उनको देनी है तो आत्मिक कसरत उन बालकों द्वारा करानी होगी। आत्मा की कसरत शिक्षक के आचरण द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। अतएव युवक हाजिर हो चाहे न हो, शिक्षक को सावधान रहना चाहिए, शिक्षक को सावधान रहना चाहिए। उसके बाद में लंका में बैठा हुआ शिक्षक भी अपने आचरण द्वारा अपने शिष्यों की आत्मा को हिला सकता है। मैं स्वयं झूठ बोलूं और अपने शिष्यों को सच्चा बनाने का प्रयत्न करूं तो यह व्यर्थ ही होगा। डरपोक शिक्षक शिष्यों को वीरता नहीं सिखा सकता। बिल्कुल सत्य बात यहाँ पर कही गई है।
जो डरपोक शिक्षक है वो वीरता का पाठ कभी भी नहीं पढ़ा सकता, ये बात छुपाए नहीं छुप सकती है। उसके बाद में मैंने देखा कि मुझे अपने पास रहने वाले युवकों और युवतियों के समक्ष पदार्थ पाठ सा बनकर रहना चाहिए। इस कारण मेरे शिष्य मेरे शिक्षक बने, इस कारण मेरे शिष्य मेरे शिक्षक बने, और मैं यह समझा कि मुझे अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए अच्छा बनना और रहना होगा। अतएव कहा जा सकता है कि मुझे अपने लिए अतः कहा जा सकता है कि टॉल्स्टॉय आश्रम का मेरा अधिकतर संयम इन युवकों और युवतियों की बदौलत था। जो वहाँ टॉल्स्टॉय आश्रम था उसमें जो गांधी जी ने यह कहा कि मैं संयमित बना तो इन युवक और युवतियों की वजह से बना, तो सारा का सारा जो क्रेडिट जाता है उन सबको जाता है। आश्रम में एक युवक बहुत उद्यम मचाता था, झूठ बोलता था, किसी से दबता नहीं था और दूसरों के साथ लड़ता झगड़ता रहता था। एक उदंडे बालक के बारे में यहाँ पर गांधी जी अपने अनुभवों को यहाँ पर बता रहे हैं कि वह लड़ाई झगड़ा करता था। एक दिन उसने बहुत ही उद्यम मचाया, मैं घबरा उठा, मैं विद्यार्थियों को कभी सज़ा न देता था। इस बार मुझे बहुत क्रोध हो आया और मैं उसके पास पहुंचा, समझाने पर भी वह किसी प्रकार समझता ही नहीं था। उसने मुझे धोखा देने का भी प्रयत्न किया। मैंने अपने पास पड़ा हुआ रूल उठाकर उसकी बाह पर दे मारा। ठीक है, उसके बाद में मारते समय मैं कांप रहा था। इसे उसने देख ही लिया मेरी ओर। ऐसा अनुभव किसी विद्यार्थी का इससे पहले नहीं हुआ था। इस तरीके से पीटना पहला ही अनुभव था मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। उसके बाद में आगे देखिए, इससे वह रोया न था। अगर वह मेरा मुकाबला करना चाहता तो मुझसे निपट सकने की शक्ति उसमें थी। यानी लड़का बड़ा उद्यमी था, उसमें शक्ति थी। उसकी उम्र कोई 17 साल की रही होगी और उसका शरीर सुगठित था, पर मेरे रूल में उसे मेरे दुख का दर्शन हो गया था। मेरे रूल में उनका जो दुख था वो उसको दिख जाता है उस बच्चे को। इस घटना के बाद उसने कभी भी मेरा सामना नहीं किया, लेकिन उसे रूल मारने का जो पछतावा मेरे दिल में आज तक बना हुआ है। मुझे भय है कि उसे मारकर मैंने आत्मा का नहीं बल्कि अपनी पशुता का दर्शन कराया था। ठीक है, वो अपने आप में ये शिक्षा लेते हैं कि मैंने उस बच्चे को, उद्यमी बच्चे को पीटा, तो इस कारण से मैंने आत्मा का वहाँ पर प्रदर्शन नहीं किया, मैंने अपनी पशुता का प्रदर्शन यहाँ पर किया है। ठीक है, कैसी लग रही है दोस्तों ये कहानी, मुझे ज़रूर कमेंट करके लिखिए। ठीक है, और भी अधिक कहानियाँ हम इस सेशन के दौरान लगातार पढ़ते जाएंगे और उसके बाद में हम कुछ दिन बाद गद्य खंड को भी आपके सामने लेकर आने वाले। आगे देखिए, बालकों को मारपीट कर पढ़ाने का मैं हमेशा विरोधी रहा हूँ। बच्चों को मारपीट कर पढ़ाने का मैं हमेशा विरोधी रहा हूँ। उसके बाद मुझे ऐसी एक ही घटना याद है जब मैंने अपने लड़कों में से एक को पीटा था। रूल से पीटने में मैंने उचित कार्य किया या नहीं, इसका निर्णय मैं आज तक नहीं कर सका। यानी जो पीटने का कार्य था, क्या वो उचित था, क्या वो गलत था, इस बात का निर्णय मैं अभी तक नहीं कर पाया। उसके बाद में उस दंड के औचित्य के विषय में मुझे शंका है, क्योंकि उसमें क्रोध भरा था और दंड देने की भावना थी। यदि उसमें केवल मेरे दुख का ही प्रदर्शन होता तो मैं उस दंड को उचित समझता और उसमें विद्यमान भावनाएं मिश्र थी। इस घटना के बाद मैं तो विद्यार्थियों को सुधारने की अधिक अच्छी रीति सीखा। यदि इस कला का उपयोग मैंने उक्त अवसर पर किया होता, यानी उस समय उस बच्चे को जो पीटा था उस अवसर की बात यहाँ पर की जा रही है कि उक्त अवसर पर किया होता तो उसका कैसा परिणाम होता, यह मैं नहीं कह सकता। वह युवक तो इस घटना को तुरंत भूल गया। मैं यह नहीं कह सकता कि उसमें बहुत सुधार हो गया, पर उस घटना ने मुझे इस बात के लिए अधिक सोचने के लिए विवश तो किया कि विद्यार्थी के प्रति शिक्षक का कार्य क्या होता है, धर्म है। उसके बाद युवकों द्वारा ऐसे ही दोष हुए, लेकिन मैंने फिर कभी दंड नीति का उपयोग नहीं किया। इस प्रकार आत्मिक ज्ञान देने के लिए प्रयत्न में मैं स्वयं आत्मा के गुण को अधिक समझने लगा। इस तरीके से ये थी आत्मिक शिक्षा। एक जो घटना हुई उसको बारी बारी से वो रिपीट करते हैं, वो उसकी जो घटना है वो उनके दिमाग में कौन जाती है और बारी बारी से वो घटना ही याद आती है और अंत में वो क्या करता है, वो आत्मा के गुण अधिक सीखने के लिए क्या करता है, समझने लग जाता है। ये था हमारा आत्मिक शिक्षा।
ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट जो अगला स्टेप जो आता है वो कौन सा आता है, शांति निकेतन। बड़ा ही अच्छा अंक है यहाँ पर शांति जो निकेतन का है दृश्य जो यहाँ पर दिखाया गया है वो अच्छा यहाँ पर सजीव वर्णन एक तरीके से महात्मा गांधी ने अपने आत्मकथा में प्रयोग यहाँ पर किया है। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। आपको कैसी लग रही है आप बारी बारी से मुझे कमेंट करते रहिए, कहानी अच्छी लग रही है, ठीक है। धारा प्रवाह हो रही है तो मुझे आप लिखते रहिए। राजकोट में शांति निकेतन गया। बाद में गांधी जी कहता है कि राजकोट गुजरात में शांति निकेतन है, वहाँ पर मैं जाता हूँ। वहाँ शांति निकेतन के अध्यापकों और विद्यार्थियों ने मुझ पर अपना प्रेम बरसाया। स्वागत की विधि में सादगी, कला और प्रेम का सुंदर मिश्रण था। वहाँ मैं काका साहब कालेलकर से पहल मिला, यानी काका कालेलकर हैं वो सबसे पहले उनसे मुलाकात होती है। ये नाम यहाँ पर मैं क्यों नोट कर रहा हूँ, मेरे जो व्याख्याता साथी है उनके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर पंक्ति है कि राजकोट में जब वो शांति निकेतन जाते हैं तो सबसे पहली बार वो किससे मिलते हैं, काका कालेलकर से मिलते हैं। ये जो वैकल्पिक प्रश्न है, वैकल्पिक क्वेश्चन है वो यहाँ पर व्याख्याता साथियों के लिए ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड के लिए यह बन सकता है। आगे देखिए, कालेलकर काका साहब क्यों कहलाते थे, इस बात को भी आपको समझना है। जो काका कालेलकर है वो काका साहब क्यों कहा जाते थे। देखिए उनको एक उपाधि भी मिली है, ये नाम भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, काका साहब, ठीक है। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, काका साहब उनको क्यों कहा जाता है, ये भी बात आप समझिए अच्छी तरीके से। यह मैं उस समय नहीं जानता था, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि केशव राय देश पांडे जो विलायत में मेरे समकालीन थे और जिनके साथ विलायत में मेरा अच्छा परिचय हो गया था, बड़ौदा राज्य में गंगानाथ विद्यालय चला रहे हैं। उनकी अनेक भावनाओं में से यह थी कि विद्यालय में पारिवारिक भावनाएं होनी चाहिए, कि विद्यालय में भी कुछ ऐसा होना चाहिए, काका का, भतीजा का, भाई का, इस तरीके से यहाँ पर भी जो भावनाएं होती है वो होनी चाहिए। इस विचार में वहाँ सब अध्यापकों के नाम रखे गए थे। उनमें से कालेलकर को काका नाम मिला, फड़के मामा बने, यानी फड़के है वो मामा बनते हैं, ठीक है। एक और पात्र आता है यहाँ पर, कौन, फड़के, जो क्या बनते हैं, मामा, ठीक है। तो यहाँ पर वो मामा बनते हैं। उसके बाद में देखिए और क्या है, हरिहर शर्मा अणा कहलाई। हरिहर शर्मा 3 नंबर में यहाँ पर लिख रहा हूँ, हरिहर शर्मा अन्ना अणा, ठीक है। इस तरीके से वो कहलाते हैं। उसके बाद में देखिए दूसरों के भी यथा योग्य नाम रखे गए। काका के सभी साथी के रूप में आनंद स्वामी और मामा के मित्र के नाते पटवर्धन आपा आगे चलकर इस कुटुंब में सम्मिलित हो जाते हैं। एक तरीके से अच्छा कुटुंब यहाँ पर बन जाता है। इस कुटुंब में उपयुक्त 500 सदस्य एक के बाद एक मेरे साथी बन गए। देश पांडे साहब के नाम से पुकारे जाते हैं। देश पांडे, यहाँ पर एक चौथा नाम और आता है, देश पांडे, ठीक है। वो किसके नाम से पुकारे जाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। देश पांडे है वो साहब के नाम से पुकारे जाते हैं। एक नाम और आता है बीच में, जो कौन है, अपने पटवर्धन, जो आपा के नाम से जाने जाते हैं। ये जो 5 पात्र हैं, 500 पात्र राजकोट में जो शांति निकेतन आश्रम है वो अलग अलग नामों से जानते हैं। यहाँ पर काका कालेलकर जो काका साहब के नाम से जानते हैं, फड़के मामा के नाम से, और हरिहर शर्मा अणा, और उसके बाद में जो देश पांडे है वो साहब के नाम से, और पटवर्धन है वो आपा के नाम से यहाँ पर जानते हैं। आगे देखिए क्या है इस आगे, शांति निकेतन में साहब का विद्यालय बंद होने पर यह कुटुंब बिखर गया, पर इन लोगों ने अपना आध्यात्मिक संबंध न छोड़ा। काका साहब भिन्न भिन्न अनुभव प्राप्त करने में लग गए और इसी सिलसिले में वे इस शांति निकेतन में रहते थे। इसी मंडल में के एक और सदस्य चिंतामणि शास्त्री वहाँ रहते थे। ये दोनों संस्कृत सिखाने में हिस्सा लेते थे, ठीक है। शांति निकेतन में मेरे मंडल को अलग से ठहराया गया था। यहाँ मगनलाल गांधी उस मंडल को संभाल रहे थे और फिनिक्स आश्रम के सब नियमों का पालन सूक्ष्मता से करते और कराते थे। मैंने देखा कि उन्होंने अपने प्रेम, ज्ञान और उद्योग के कारण शांति निकेतन में अपनी सुगंध फैला दी थी। अपने प्रेम, अपने ज्ञान
और अपने जो उद्योग के कारण, जिनकी उद्यमिता का जो उनमें गुण था, उस कारण से उन्होंने शांति निकेतन में अपनी सुगंधा बहुत ज़्यादा फैला दी थी। एंड्रेस तो यहाँ थे ही, प्रियर्सन थे, जगन्नाथ बाबू, नेपाल बाबू, संतोष बाबू, क्षिति मोहन बाबू, नगेन बाबू, शरद बाबू और काली बाबू के साथ हमारा खासा संपर्क रहा। जो शांति निकेतन के सदस्य यहाँ पर दिए गए हैं उनमें से जगदानंद बाबू, नेपाल बाबू, संतोष बाबू, क्षिति मोहन बाबू और नगेन बाबू, शरद बाबू और काली बाबू आदि उससे शांति निकेतन में थे और उनका महात्मा गांधी के साथ में खासा संपर्क हो जाता है। अपने स्वभाव के अनुसार मैं विद्यार्थियों और शिक्षकों में घुल मिल गया और स्व परिश्रम के इस विषय में चर्चा करने लगा। मैंने वहाँ के शिक्षकों के सामने ये बात रखी कि वैतनिक रसोइयों के बदले शिक्षक और विद्यार्थी अपनी रसोई स्वयं बना ले तो अच्छा हो। ऐसा करने से जो आरोग्य और जो नीति है की दृष्टि से रसोई घर पर शिक्षक समाज का प्रभुत्व स्थापित होगा और विद्यार्थी स्वावलंबन और स्वयं पाक का पाठ सीखेंगे। एक दो शिक्षकों ने सिर हिलाया, कुछ लोगों को यह प्रयोग हुआ अच्छा लगा। नई चीज़ फिर यह कैसी भी क्यों न हो, बालकों को तो अच्छी लगती ही है। इस न्याय से यह चीज़ भी उन्हें अच्छी लगी और प्रयोग शुरू हुआ। जब कविश्री के सामने यह चीज़ रखी गई तो उन्होंने अपनी संपत्ति दी कि यही शिक्षक अनुकूल हो तो स्वयं उन्हें यह प्रयोग अवश्य पसंद होगा। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा, इसमें स्वराज की चाबी मौजूद है। इसमें जो ये बात निकल कर आई है, स्वराज की चाबी इसमें है। प्रियर्सन ने प्रयोग को सफल बनाने में अपने आप को खपा दिया। उन्हें यह बहुत अच्छा लगा। एक मंडली साग काटने वालों की बनी, दूसरी अनाज साफ करने वालों की बन गई। रसोई के आसपास शास्त्रीय ढंग से सफाई रखने के काम में नगेन बाबू आदि जुट गए और उन लोगों को कुदाली से काम करते देखकर मेरा हृदय, महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि नाच उठा। यानी जिस तरीके से उन्होंने जो मंडलियां बनाई थी वो मंडली अपने अपने काम में परफेक्ट थी, अच्छी तरीके से वो कार्य कर रही थी, लेकिन मेहनत के इस काम को 125 विद्यार्थियों और शिक्षक भी एकाएक नहीं अपना सकते थे। अतएव रोज चर्चाएं चलती, कुछ लोग थक जाते, परंतु प्रियर्सन क्यों थकने लगे? वे हंसते चेहरे से रसोई घर के किसी न किसी काम में जुटे ही रहते। बड़े बड़े बर्तन मांजना उन्हीं का काम था। बर्तन मांजने वाली टुकड़ी की थकान उतारने के लिए कुछ विद्यार्थी वहाँ सितार बजाते थे। देखिए कितना अच्छा दृश्य है, वहाँ के विद्यार्थी सितार बजाते थे। विद्यार्थियों ने प्रत्येक काम को पर्याप्त उत्साह के साथ अपना लिया और समूचा शांति निकेतन मधुमक्खियों की छत्ते की भांति गूंजने लगा। इस प्रकार के फेरफार जब एक बार शुरू हो जाते हैं तो फिर वे रुक नहीं पाते। फिनिक्स का रसोई घर स्वावलंबी बन गया था। यही नहीं बल्कि उसमें रसोई भी बहुत सादी बनती थी। मसालों का त्याग किया गया। आटे, भात, दाल, साग तथा गेहूं के पदार्थ भी भाप के द्वारा पका लिए जाते थे। बंगाली जो खुराक में सुधार करने के विचार से इस प्रकार का एक रसोई घर शुरू किया गया। उसमें 1-2 अध्यापक और कुछ विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे। ऐसे ही प्रयोगों में वे सर्वसाधारण रसोई घर को स्वावलंबी बनाने का प्रयोग शुरू किया गया था। ठीक है, बहुत अच्छा यहाँ पर दृश्य यहाँ पर दिखाया जा रहा है किस तरीके से अध्यापक और विद्यार्थी अपने आप में स्वावलंबी बनते हैं और स्वराज के जो चाबी है उसको, ठीक है, वो किस तरीके से गुंजायमान करते हैं। आगे देखिए, पर आखिर कुछ कारणों से यह प्रयोग बंद हो गया। मेरा विश्वास ये था कि जगत विख्यात संस्था ने थोड़े समय के लिए इस प्रयोग को अपनाकर कुछ खोया नहीं और उससे प्राप्त अनेक अनुभव उनके लिए उपयोगी सिद्ध हुए थे। पर मेरा विचार शांति निकेतन में कुछ समय रहने का था, किंतु विधाता मुझे ज़बरदस्ती घसीट कर ले गया। मैं मुश्किल से वहाँ 1 हफ्ता रहा हूँगा कि इतने में पूना से गोखले के अवसान का तार मिला और शांति निकेतन शोक में डूब गया। सब मेरे पास संवेदना के लिए आए। मंदिर में विशेष सभा की गई और यह गंभीर दृश्य अपूर्व था। मैं उसी दिन पूना के लिए रवाना हुआ। पत्नी और मगनलाल गांधी को अपने साथ लिया। बाकी सब शांति निकेतन में रहे।
वर्धमान तक एंड्रूज मेरे साथ आए थे। उन्होंने मुझे पूछा, क्या आपको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में आपके लिए सत्याग्रह करने का अवसर आएगा, और अगर ऐसा हो तो कब आएगा, इसकी कोई कल्पना है आपको? इस तरीके से किशन गांधी जी से पूछा जाता है। मैंने जवाब दिया, इसका उत्तर देना कठिन है, अभी 1 वर्ष तक मुझे कुछ करना ही नहीं है। गोखले ने मुझसे प्रतिज्ञा करवाई है कि मुझे 1 वर्ष तक देश का भ्रमण करना है, किंतु किसी सार्वजनिक प्रश्न पर अपना विचार न तो बनना है न प्रकट करना है। ठीक है, इस तरीके से जब वो अपने 1914 में जो भारत में जब आते हैं, वो विदेश से अपने बैरिस्टर की पढ़ाई करने, गोपाल कृष्ण गोखले के अनुदेश से वो 1 वर्ष तक 1915 तक वो भारत का भ्रमण करते हैं। क्या क्या देश में समस्याएं चल रही थी उनके ऊपर वो अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। और देखिए, वो ये प्रतिज्ञा भी दिलवाई है, ये बात वो एंड्रूज महोदय के बता रहे हैं कि आगे देखिए, मैं इस प्रतिज्ञा का अक्षरश पालन करूंगा, बाद में मुझे किसी भी प्रश्न पर कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी, तभी मैं कहूँगा। इसलिए मैं नहीं समझता कि 5 वर्ष तक सत्याग्रह करने का कोई अवसर आएगा। यहाँ यह कहना अप्रस्तुत न होगा कि हिंद स्वराज में मैंने जो विचार व्यक्त किए हैं, गोखले उनका मजाक उड़ाते थे और वे कहते थे, आप 1 वर्ष हिंदुस्तान में रहकर देखेंगे तो आपके विचार अपने आप ठिकाने आ जाएंगे। इस तरीके से ये गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी को ये कथन कहते हैं, और ये शांति निकेतन का जो दृश्य है वो समाप्त हो जाता है। कैसा लगा ये दृश्य, जो महात्मा गांधी ने वहाँ जाकर जो अच्छी तकनीकें अपनाई थी वो कैसी लगी, आप कमेंट में ज़रूर बताना। फिर आगे अपना जो लास्ट का जो दृश्य, चौथा अंक देखिए क्या है, सॉरी 5वां अंक देखिए क्या है, खादी का जन्म। यानी गांधी जी है वो खादी का जन्म किस प्रकार से करते हैं, अपने इस आत्मकथा में किस तरीके से बताया गया, किन किन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, उनकी बात हम यहाँ से कर रहे हैं। तो अगला अंक पढ़ रहे हैं हम, खादी का जन्म। मुझे याद नहीं पड़ता कि सन 1908 तक मैंने चरखा या करघा कहीं देखा हो, फिर भी मैंने हिंद स्वराज में यह माना कि चरखे के जरिए हिंदुस्तान की कंगालियत मिट सकती है, और यह तो सब के समझ सकने की जैसी बात है। और जैसा कि और जिस रास्ते भूखमरी मिटेगी उसी रास्ते स्वराज मिलेगा। जैसे भूखमरी मिट जाएगी, अपने लोग अपनी जो कार्य में व्यस्त हो जाएंगे, तो उसके बाद में जो हमें है वो स्वराज मिल जाएगा। सन 1915 में मैं दक्षिण अफ्रीका से हिंदुस्तान वापस आया, तब भी मैंने चरखे के दर्शन नहीं किए थे। आश्रम के खुलते ही उनमें करघा शुरू किया गया। करघा शुरू करने के लिए मुझे बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। हम सब अनजान थे, अतएव करघे के मिल जाने पर भर से करघा चल नहीं सकता था। यानी करघा मिलने से कोई चलने वाला था नहीं, उसके लिए उसमें पारंगत व्यक्ति की हमें आवश्यकता थी, उनमें चलाने में जो प्रवीण हो उसकी आवश्यकता हमें थी। वो देखिए आगे किस तरीके से होता है। आश्रम में हम सब कलम चलाने वाले या व्यापार करना जानने वाले लोग इकट्ठा हुए थे, और हम में कोई कारीगर नहीं था उस चरखे को चलाने वाला। इसलिए करघा प्राप्त करने के बाद बुनना सीखने वाले की आवश्यकता थी। काठियावाड़ और पालनपुर से करघा मिला और एक सिखाने वाला आया। उसने अपना पूरा हुनर नहीं बताया, पर मगनलाल गांधी शुरू किए हुए काम को जल्दी छोड़ने वाले न थे। उनके हाथ में कारीगरी तो थी ही, इसलिए उन्होंने बुनने की जो कला पूरी तरह समझ ली, और फिर आश्रम में एक के बाद एक नए बुनने वाले तैयार हो चुके थे। इस तरीके से मगनलाल गांधी के प्रयास से अपने जो वहाँ पर उस जगह पर अनेक सारे जो कारीगर हैं वो पनपने लगे थे। हमें तो अब अपने कपड़े तैयार करके पहनने थे, इसलिए आश्रम वासियों ने मिल के कपड़े पहनना बंद किया, और यह निश्चय किया कि वे हाथ करघे पर देसी मिल के सूत का बुना हुआ कपड़ा पहनेंगे, और ऐसा करने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो उन्होंने एक प्रण लिया कि हम उन देसी जो मिल है उनके जो कपड़े हैं वो बंद करेंगे, और हमारे स्वयं निर्मित कपड़े हैं वो पहनने हम शुरू करेंगे। हिंदुस्तान के बुनकरों के जीवन की, उनकी आमदनी की, सूत प्राप्त करने में होने वाली उनकी कठिनाई की, और इसमें वे किस प्रकार ठगे जाते थे, और आखिरकार किस प्रकार दिन रात वो कर्जदार होते थे, इस सब की जानकारी हमें मिली। हम स्वयं अपना सब कपड़ा तुरंत बुन सके ऐसी स्थिति तो थी ही नहीं। इस कारण
से बाहर के बुनकरों से हमें अपनी आवश्यकता का कपड़ा बुनवाना पड़ता था। देसी मिल के सूत का हाथ से बुना कपड़ा झट मिलता नहीं था। बुनकर सारा अच्छा कपड़ा विलायती सूत का ही बुनते थे। ठीक है, अब एक और बात यहाँ पर कि वो विलायती सूत के ही बुनते थे। आगे देखिए, क्योंकि हमारी मिलें महीन सूत काटती न थी, आज भी वे महीन सूत अपेक्षाकृत कम ही काटती है। बहुत महीन तो काट ही नहीं सकती। बड़े प्रयत्न के बाद कुछ बुनकर हाथ लगे जिन्होंने देसी सूत का कपड़ा बुन देने की मेहरबानी हम पर की। इन बुनकरों को आश्रम की तरफ से यह गारंटी देनी पड़ी थी कि देसी सूत का बुना हुआ कपड़ा खरीद लिया जाएगा। इस प्रकार विशेष रूप से तैयार कराया हुआ कपड़ा बुनवाकर हमने पहना और मित्रों में उसका प्रचार किया। यूँ हमें काटने वाले मिलों के अवैतनिक एजेंट मिल चुके थे। अवैतनिक बिना पैसे के जो एजेंट है वो मिल चुके थे। मिलों के संपर्क में आने पर उनकी व्यवस्था की और उनकी लाचारी की जानकारी हमें मिली। हमने देखा कि मिलों का ध्येय खुद काट कर खुद ही बुनना था। उनका ध्येय वाक्य एक था, खुद बुनो, ठीक है, खुद ही काटो और फिर कपड़े तैयार करो। और वे हाथ कर्गों की सहायता से हाथ कर्ग की सहायता स्वेच्छा से नहीं बल्कि अनिच्छा से करते थे। ओके कर दो। आगे देखिए, यह सब देखकर हम हाथ से काटने के लिए अधीर हो उठे। हम हाथ से काटने के लिए अधीर हो चुके। उसके बाद में हमने देखा कि जब तक हाथ से काटेंगे नहीं तब तक हमारी पराधीनता नहीं बनी रहेगी। मिलों के एजेंट बनकर हमें देश सेवा करते हैं ऐसा हमें प्रतीत न हुआ। लेकिन न तो कहीं चरखा मिलता था और न कहीं चरखे को चलाने वाला मिलता था। कुकड़ियाँ आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, आदि भरने से चरखे तो हमारे पास थे और पर उन पर काटा जा सकता था, इसका तो हमें ख्याल ही नहीं था। इस बार कालिदास वकील की एक बहन खोजकर लाए। उन्होंने कहा कि यह बहन सूत काट कर दिखाएगी। उसके पास एक आश्रमवासी को भेजा जो नए काम सीख लेने में बड़े होशियार थे, पर हुनर उनके हाथ न लगा। दिन तो बीते जा रहे थे, मैं अधीर हो उठा। आश्रम में आने वाले हर ऐसे आदमी जो विषय में कुछ बता सकता था मैं पूछ लिया करता था, पर काटने का जो इजारा तो स्त्री का ही था, कारीगरी उसकी थी। अतएव औने कोने में पड़ी हुई काटना जानने वाली स्त्री तो किसी स्त्री को ही। सन 1917 में मेरे गुजराती मित्र मुझे भड़ौंत शिक्षा परिषद में घसीट ले गए थे। वहाँ महासासी विधवा बहन गंगाबाई मुझसे मिली। वे पढ़ी लिखी अधिक नहीं थी, पर उनमें हिम्मत और समझदारी साधारणतः जितनी शिक्षित बहनों में होती है उसमें अधिक थी। उन्होंने अपने जीवन में अस्पृश्यता के जड़ काट डाली थी। वे बेधड़क दलितों से मिलती और उनकी सेवा करती थी। उनके पास पैसा था पर उनकी अपनी आवश्यकताएं बहुत कम थी, यानी पैसा अधिक था, आवश्यकताएं कम थी। उनका शरीर सुदृढ़ था और वह चाहे जहां अकेले जाने में उन्हें जरा भी झिझक नहीं होती थी। वे घोड़े की सवारी के लिए भी तैयार रहती थी। इन बहन की बहुत परिचय गोधरा की परिषद में से प्राप्त हुआ। अपना दुख मैंने उनके सामने रखा और दमयंती जिस प्रकार नल की खोज में भटकती उसी प्रकार चरखे की खोज में भटकने की प्रतिज्ञा करके उन्होंने मेरा बोझ हल्का कर दिया था। इस तरीके से ये जो आत्मकथा है वो समाप्त हो जाती है। देखिए, हमने 5 भागों में ये पढ़ा है। सबसे पहले हमने सभ्य पोशाक में फर्स्ट भाग में हमने पढ़ा, फिर बलवान से भिड़त आत्मिक शिक्षा और शांति निकेतन, फिर खादी का जन्म। किस तरीके से ये जो गांधी जी का जो जीवन का जो आत्मकथा का जो अंश है वो हम रूबरू उनसे हुए, किस तरीके से वो खादी को लेकर आते हैं। कैसी लगी यह आत्मकथा आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे। नेक्स्ट क्लास फिर अगले दिन 8:15 बजे होने वाली है और अंग्रेजी की क्लास भी शुरू हो चुकी है, तो आप निरंतर मुझे यूट्यूब पर सहयोग देते रहें। आज के लिए इतना ही, आपसे विदा चाहता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया।